नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी9 बिहार झारखंड। समस्तीपुर में नीतीश कुमार के दो मंत्रियों के बच्चे आमने सामने हैं। सन्नी और शांभवी दोनों मैदान में आमने सामने हैं। नीतीश कुमार के प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हैं और वो नीति निपुण व्यक्ति हैं। क्या अपने मंत्रियों पे नीतीश कुमार एक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों के बच्चे मैदान में आमने सामने हैं। इसके अलावा पप्पू के समर्थक पूर्णिया में लगातार पप्पू यादव के समर्थक और तेजस्वी यादव के समर्थक भिड़ रहे हैं। इस पर क्या माहौल चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा नरेंद्र मोदी पर ओवैसी लगातार हमलावर हैं। बिहार में ओवैसी के इन अटैक पर क्या माहौल बनेगा, इससे नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, पहला सवाल यही है कि शांभवी और सन्नी आमने सामने हैं, नीतीश कुमार क्या इन मंत्रियों पर एक्शन लेंगे? देखिए, आपको एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे ऐसे लोग राजनीति में हैं जो खुद हटते हैं तो अपनी पत्नी को बना देते हैं, फिर अपने बेटे को बना देते हैं, और उससे भी बात नहीं बनती है तो देखिए परिवार में बेटियों को चुनाव लड़ा देते हैं। पता नहीं कितने लोग परिवार से चुनाव लड़ेंगे, ये समझ में नहीं आता है। एक तरफ नीतीश कुमार के बोल ये हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि नीतीश कुमार के दो कद्दावर मंत्री के बच्चे एक दूसरे के खिलाफ समस्तीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। सन्नी हजारी, जी हाँ, महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी, आपको मालूम है कि नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं। जहां तक सवाल है शांभवी चौधरी का, तो वो अशोक चौधरी की बेटी हैं। शांभवी चौधरी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की है और साथ ही साथ उन्होंने अपने कई सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि शुरुआत से ही वो बिहार की सेवा करना चाहती थी और बिहार में ही रहना चाहती थी, क्योंकि उनकी स्कूलिंग भी बिहार में ही हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सेवा करने का जरिया उन्होंने जरूर राजनीति चुना, लेकिन आप ये समझिए कि सवाल ये तो उठ ही रहा है कि आपने राजनीति तो चुना, लेकिन सीधा आपको एमपी का टिकट मिल गया। अब आपको एमपी का टिकट मिल गया और एमपी का टिकट मिलने के पीछे आपका पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन क्या है, राजनीतिक क्वालिफिकेशन क्या है? यह है कि आप अशोक चौधरी की बेटी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान राजनीति कर रहा है, वो बेहतर तरीकों से चीजों का कार्यान्वयन कर सकता है। लेकिन अब यह बात उठने लगी है कि आखिरकार चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को टिकट दिया है, तो इसके पीछे मंशा क्या है? यह बात उठने लगी है कि सन्नी हजारी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो उनका क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि वो महेश्वर हजारी के बेटे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ नीतीश कुमार परिवारवाद पर लगातार आक्रामक हैं, दूसरी तरफ आरजेडी इस बात का जवाब दे रही है कि कोई एनडीए को परिवारवाद पर बोलने का कोई हक नहीं है। और तो और खुद तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री पर चुटकी लेते हुए कई सभाओं में सुने गए कि देखिए, बिहार आते ही उनका परिवारवाद पर जो भी वो बात करते थे उस पे वो चुप हो गए। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जब चुनावी सभा का आगाज किया था जमुई से, तो वो किसके प्रचार में गए थे? वो अरुण भारती के प्रचार में गए थे। अरुण भारती कौन है? तो चिराग पासवान के बहनोई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए में भी तो परिवारवाद हावी दिखाई पड़ता है। देखिए, परिवारवाद को आप डिफाइन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता और मैं मानता भी नहीं हूं कि अगर किसी राजनीतिज्ञ का व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या राजनीतिज्ञ होने के लिए आपने पहले जमीन पर कितना पसीना बहा है, आपने सोशल वर्क कितना किया है? क्योंकि नीतीश कुमार कि अपना मार्गदर्शक किसको मानते हैं? कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में जब उनके बेटे को टिकट दिया जा रहा था, और मैंने एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत है जिनका नाम रामजीवन सिंह है, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि प्रजातांत्रिक पार्टी थी, अगर मुझे सही याद आ रहा है, जिस भी पार्टी में थे, कर्पूरी ठाकुर सर्वे सर्वा थे और रामजीवन सिंह का काम था कि वो टिकट का बंटवारा कर रहे थे, वो उम्मीदवारों का चुनाव कर रहे थे। जब समस्तीपुर की बारी आई और एक विधानसभा की बारी आई जहां से उम्मीदवार चुनना था, तो रामजीवन सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे का नाम आगे बढ़ाया। उस पर कर्पूरी ठाकुर का जवाब था
कि रामजीवन, हम इंदिरा गांधी के बारे में अनाप शनाप इसलिए बोलते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि वो वंशवाद और परिवारवाद में लिप्त है। अगर मैं अपने ही बेटे को टिकट दूंगा तो मैं किस मुंह से परिवारवाद के खिलाफ बोलूंगा, किस मुंह से मैं वंशवाद के खिलाफ बोलूंगा। और वो इतना गुस्सा हो गए थे। उसके बाद हुआ ये था कि रामजीवन सिंह को उनके बेटे का टिकट काटना पड़ा था, जबकि आप जान लीजिए कि कर्पूरी जी के बेटे लगातार सामाजिक कार्य में जुटे हुए थे, राजनीति कर रहे थे, उनकी सारी क्वालिफिकेशन टिकट पाने की थी अपने मेरिट पर भी। लेकिन चूंकि वो बेटे कर्पूरी ठाकुर के थे, इसलिए कर्पूरी ठाकुर इस आरोप से बचने के लिए उन्होंने अपने बेटे का ही टिकट कटवा दिया था। अब आप समझिए कि जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलता है तो बिहार में जश्न मनाया जाता है, जेडीयू उसका वेलकम करती है, नीतीश कुमार आगे बढ़कर के सम्मान करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब नीतीश कुमार से यह बात पूछा जाता है कि आखिरकार आपके 2 मंत्रियों के बच्चे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और आप परिवारवाद पर बोल रहे हैं, आखिरकार आपका क्या नैतिक आधार है? और यह सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, यह सवाल आरजेडी कर रही है। ये आरजेडी के तेजस्वी यादव कर रहे हैं, मीसा भारती कर रही हैं, रोहिणी आचार्य कर रही हैं, मनोज झा कर रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं। अब सोचिए कि जब नीतीश कुमार के सामने इस तरह का सवाल रखा जाता है, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने जब यह सवाल रखा जाता है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए स्थिति सहज नहीं होती है, स्थिति असामान्य होती है। और कहा यह जा रहा है कि कल जब नीरज कुमार प्रवक्ता हैं, उनके सामने जब यह सवाल रखा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नीति निपुण व्यक्ति हैं, उन्होंने आज तक अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, उनके बेटे राजनीति में सक्रिय नहीं है, उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति में सक्रिय नहीं है और उनकी विरासत को संभालने के लिए आगे नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का आरोप लगना कतई ठीक नहीं है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी, 2 बड़े मंत्री जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में हैं, उनके बच्चे तो आमने सामने हैं। आखिरकार उनको टिकट इसलिए मिला है क्योंकि वो एक बड़े परिवार से हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। उनकी पहचान ही इस बात को लेकर के है कि एक महेश्वर हजारी के बेटे हैं, दूसरे अशोक चौधरी की बेटी हैं। मैं देखिए इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो शांभवी बहुत पढ़ी लिखी, उनका क्वालिफिकेशन बहुत शानदार है। गिने चुने शायद कोई प्रत्याशी होंगे जो उनके क्वालिफिकेशन को बिहार में मैच कर रहा होगा, लेकिन उनको टिकट मिलने का अगर कोई आधार है तो वो आधार परिवारवाद ही है। अगर परिवारवाद पर अशोक चौधरी की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, अगर परिवारवाद पर महेश्वर हजारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का क्या कोई नैतिक आधार बनता है कि वो परिवारवाद के खिलाफ कुछ बोल सके? ये सवाल उठ रहा है। इसलिए इस सवाल का जवाब जब जेडीयू को नहीं सूझता है तो जेडीयू फिर कहती है कि देखिए नीतीश कुमार इस पर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। कल नीरज कुमार ने अपने वक्तव्यों से इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार ऐसे चुपचाप बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, वो अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, वो अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, परिवारवाद को वो बढ़ावा नहीं देंगे और जो परिवारवाद करेगा वो चुप भी नहीं बैठेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सवाल यह उठता है और यह गंभीर सवाल है। इसके आगे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा अंकित कि जब ये दोनों नेता अपने बच्चों के लिए टिकट का प्रयास कर रहे थे तो नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में इन्होंने नहीं लिया, यह मैं पुख्ता तौर पर जानता हूं। जब टिकट मिल गया तो नीतीश कुमार को इस बात की सूचना दी गई। अब आप समझिए कि जब टिकट मिल गया, सारी कार्रवाई की जा रही थी, सारा हरकत किया जा रहा था और नीतीश कुमार को सूचित किया गया, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के गले यह बात उतर नहीं रही थी। और जब भी उनके सामने इस तरह की बात आती है तो चुप हो जाते हैं और उनके नजदीकी लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इस पर चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि दोनों मंत्रियों ने अपने बच्चों के बारे में उनसे टिकट लेने से पहले कोई सलाह मशविरा या किसी तरह की सूचना उनको नहीं दी। जब टिकट मिल गया तब नीतीश कुमार को बताया गया कि इनके बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ रही है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार, जिनको नीरज कुमार नीति निपुण व्यक्ति बता रहे हैं, वो परिवारवाद के खिलाफ अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?
कहा यह जा रहा है कि अशोक चौधरी से दूरियां नीतीश कुमार की बड़ी है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार महेश्वर हजारी पर भी नाराज है। ऐसे महेश्वर हजारी ने यह कह करके पल्ला झाड़ लिया कि मेरा बेटा बालिक है, वो अपने बारे में तय कर सकता है कि वो क्या करेगा। अगर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, वो कांग्रेस में शामिल हो गया तो उसको मैं कैसे रोक सकता हूं। लेकिन यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार समस्तीपुर में जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बच्चे जब एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, भाषण देंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, तो उस घेरे में नीतीश कुमार भी आएंगे, उस घेरे में प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे और आरोप लगाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं होगा बल्कि जेडीयू के एक कद्दावर मंत्री का बेटा होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि परिवारवाद की बात जो नीतीश कुमार घूम घूम कर रहे हैं, उसको लेकर के सवाल तो जेडीयू पर भी उठ रहा है। चूंकि देखिए अभी समस्तीपुर का चुनाव चौथे चरण में 13 तारीख को है, इसलिए अभी ये मुद्दा बहुत गरमाया नहीं है, क्योंकि अभी लोगों की सारी निगाहें पूर्णिया पर टिकी हुई हैं। और पूर्णिया पर क्यों टिकी हुई हैं? क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि पप्पू यादव के खिलाफ किस तरीके से खुद तेजस्वी यादव मैदान में उतरे हुए हैं। वहां पर 3 उम्मीदवार हैं, एक बीमा भारती आरजेडी से हैं, पप्पू यादव निर्दलीय हैं, संतोष कुशवाहा जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्णिया का चुनाव खत्म होने दीजिए और जब तीसरे चरण का कैंपेन पिक करेगा, जब चौथे चरण का कैंपेन पिक करेगा, तब देखिएगा कि किस तरह से सवालों के बौछार जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार पर दागे जाएंगे। क्योंकि सवाल तो उठने शुरू हो गए हैं, इसलिए अंदर खाने से आवाज आ रही है कि नीतीश अपने दोनों मंत्रियों से नाराज हैं और नाराजगी की वजह हो सकती है कि क्या वो कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बात राजनीतिक गलियारे में बहुत तेज पकड़ चुकी है। वैसे मैंने कल एक वीडियो किया था, उसमें मैंने ये कह दिया था कि कोई जेडीयू का बड़ा नेता नहीं गया था। मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। समस्तीपुर के एक नेता वहां जरूर पहुंचे थे, जो कि बड़े नेता हैं। विजय चौधरी वहां पर पहुंचे थे, उमेश कुशवाहा भी पहुंचे थे, लेकिन संजय झा नहीं थे, ललन सिंह नहीं थे, विजेंद्र यादव नहीं थे। इस तरह के बड़े नेता वहां पर नहीं पहुंचे थे, पर जो वहां के स्थानीय विधायक हैं और वहां से बड़े मंत्री हैं, विजय चौधरी वहां पर थे। इसलिए परिवारवाद के ऊपर नीतीश कुमार अगर आरजेडी को घेरने की कोशिश करेंगे तो आरजेडी पलट करके जो जवाब देती है, उसका जवाब नीतीश कुमार को वाकई नहीं सूझता है। ऐसे में कल जो नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार नीति निपुण व्यक्ति हैं और वो इस तरह के किसी भी काम को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए। इंतजार करिए का मतलब क्या है कि क्या अपने ही दोनों मंत्री के खिलाफ नीतीश कुमार कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, किसी तरह की बात करेंगे। वैसे अशोक चौधरी ये दलील जरूर देते हैं कि उनकी बेटी अब किशोर कुणाल, जो कि बड़े नामचीन आईपीएस थे, उनकी बहू है, तो उतने बड़े घराने की बहू है, अब उनका हक है कि उनकी बहू चुनावी मैदान में उतरेगी या नहीं उतरेगी। उसी तरीके से महेश्वर हजारी बयान देते हैं कि उनका बेटा बालिक हो चुका है, वो अपने बारे में स्वतंत्र फैसले ले सकता है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, किस पार्टी में उसकी आस्था है, किसके नीति में उसका विश्वास है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दोनों नेताओं के बच्चे तो चुनावी मैदान में हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें महेश्वर हजारी के बेटे अगर जब आक्रमण करेंगे एनडीए पर, तो क्या आक्रमण के घेरे में नीतीश कुमार भी होंगे? इसका इंतजार बड़ा जोरदार तरीके से किया जा रहा है। और तब महेश्वर हजारी इसका प्रतिकार कैसे करेंगे? महेश्वर हजारी क्या अपने बेटे के खिलाफ प्रचार करेंगे? क्या एनडीए के लिए जाएंगे प्रचार करने? क्योंकि वो तो एनडीए में है, वो तो मंत्री जेडीयू सरकार में है। ऐसे में महेश्वर हजारी का रुख समस्तीपुर में क्या होगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा अंकित। इसलिए सवाल कई हैं जिसके जवाब आने बाकी है। देखिए आने वाले समय में इसका जवाब क्या आता है, लेकिन सवाल उठने शुरू हो गए हैं और नीतीश कुमार के परिवारवाद का जवाब आरजेडी करारा ढंग से उनको उन्हीं के अंदाज में देना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, तो समस्तीपुर का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, लेकिन पूरे देश की निगाहें इस वक्त पूर्णिया में है।
पूर्णिया की स्थिति यह हो गई है कि तेजस्वी यादव लगातार रैली कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने डेरा डाल दिया है, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक और तेजस्वी यादव के समर्थक भिड़ रहे हैं। ऐसा किसी सीट पर इतना ज्यादा जबरदस्त मुकाबला नहीं देखा जा रहा है। क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा पूर्णिया पर और बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहां तक अगर आप पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया इकलौती सीट है जहां पर तेजस्वी यादव जीतने के लिए नहीं बल्कि पप्पू यादव को हराने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और उनका एक बयान जो वायरल हुआ है उसको लेकर के आरजेडी लाख दलील दे, उसको लेकर के आरजेडी लाख खंडन करे, लेकिन वो कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल जाए तो फिर उसका खंडन करना, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। उनके दिलों में क्या है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने पूर्णिया में कैंप किया हुआ। पूर्णिया में वो डट करके रुके हुए हैं और कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 विधायक और एमएलसी के साथ डटे हुए हैं और वो हर हाल में चाहते हैं कि भले ही संतोष कुशवाहा जीत जाएं लेकिन पप्पू यादव की जीत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कल जब रोड शो तेजस्वी यादव का हो रहा था तो पप्पू यादव के समर्थकों का गुस्सा सामने आ गया। आपने सड़कों पर देखा कि जिस तरीके से पप्पू यादव के समर्थक उनकी गाड़ी को रोकते नजर आए, उनके समर्थकों के साथ काफी ज्यादा बातचीत हुई, जो माहौल था वो काफी हीटेड एक्सचेंज हुआ। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाताबाती हुई और तेजस्वी यादव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई, सड़क पर उनको घेरने का प्रयास किया गया, यहां तक कि उनकी सभाओं में भी पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उससे एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है कि पप्पू यादव के समर्थकों में तेजस्वी यादव को लेकर के भयानक आक्रोश है। वैसे तेजस्वी यादव वहां पर कैंप किए हुए हैं। अब देखिए 26 को चुनाव है, आज प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वहां पर लोगों को बताएंगे। बड़ा सवाल यह है कि जिस ग्राउंड पर तेजस्वी यादव पप्पू यादव को मात देना चाह रहे हैं वो ये है कि वो बता रहे हैं कि 3 लाख गंगोता है। गंगोता वो बिरादरी है जिस बिरादरी से बीमा भारती खुद आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीमा भारती को हराने के लिए भले ही पप्पू यादव ने कमर कस लिया है, लेकिन आरजेडी जिस तरीके से बीमा भारती का समर्थन तो कर रही है लेकिन उससे ज्यादा पप्पू यादव को हराने की कोशिश में जुटी हुई है और ये वहां की जनता समझ चुकी है। इसलिए तेजस्वी जितना प्रयास कर रहे हैं पप्पू को उतना ही ज्यादा समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जिस रणनीति से वहां काम कर रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि 3 लाख गंगोता है, अगर मुसलमान इधर आ जाएंगे तो इनकी जीत हो जाएगी, अगर मुसलमान पप्पू यादव की तरफ चले जाएंगे तो फिर एनडीए जीत जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो तेजस्वी यादव की रणनीति है क्या वो पूर्णिया में कारगर होगी? क्योंकि हमारे भी संवाददाता TV9 के संवाददाता वहां पर हैं। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव ने हर धर्म और जाति के लोगों के बीच में अच्छी खासी पैठ बना ली है। पिछले 1 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। वैसे में ये आने वाला 2 दिन बहुत क्रूशियल है। वोटर का मिजाज किस तरीके से बदलता है या वोटर अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पूर्णिया हॉट सीट बन चुका है। पूर्णिया में पप्पू यादव के इर्द गिर्द राजनीति घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। पप्पू विनर होंगे या लूजर ये तो 4 जून को पता चल सकेगा, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, पप्पू यादव उतनी तेजी से ही बड़े नेता के तौर पर उभरते जा रहे हैं और उतनी ही तेजी से स्थानीय लोगों के भीतर गुस्सा पनपता जा रहा है और पप्पू यादव के लिए सिंपैथी बढ़ता जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का जातीय गणित क्या काम आएगा? तेजस्वी यादव की रणनीति क्या पप्पू यादव का कुछ बिगाड़ लेगा? क्योंकि एक बार लालू प्रसाद यादव ने भी इस तरह की रणनीति अपनाई थी और पप्पू यादव चुनाव हार गए थे। जबकि पप्पू यादव एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, एक बार समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं, पिछले 1 साल से पूर्णिया में एक्टिव रहे हैं।
पप्पू यादव कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, एक एक व्यक्ति उनके नाम से परिचित है, इसलिए पूर्णिया में पप्पू यादव बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं और पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ रही है। और तेजस्वी यादव वहां डट करके जिस तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं, वो कैंपेन वहां पूरा हाई प्रोफाइल हो चुका है। इसलिए पूर्णिया की सीट पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश की नजर है। अब देखिए पूर्णिया का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन कल शाम को जो हुआ वो पप्पू यादव के समर्थकों का, वहां के लोगों का गुस्सा तेजस्वी यादव के खिलाफ था, वो साफ दिखाई पड़ा। और आपने देखा कि किस तरह का मंजर कल शाम को दिखाई पड़ा। एक सवाल ये भी है जिस पे चर्चा नहीं हो रही कि पूर्णिया में पप्पू यादव और बीमा भारती पे तो लगातार चर्चा हो रहा है, लेकिन संतोष कुशवाहा 2 बार खुद को साबित कर चुके हैं, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। क्या समीकरण कह रहा है? देखिए दरअसल संतोष कुशवाहा इस बात पर टिके हुए हैं कि अगर दोनों की लड़ाई हो जाती है, ठीक ठाक लड़ाई हो जाती है, तो शायद इसमें वो निकल जाए। और दूसरी बात यह भी है कि 26 तारीख को वहीं पास के लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री भाषण देंगे। प्रधानमंत्री कैरिस्मेटिक लीडर हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे बिहार में लालू प्रसाद कैरिस्मेटिक लीडर हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश में कैरिस्मेटिक लीडर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का भाषण कितने लोगों को आकर्षित करेगा। आज खुद नीतीश कुमार वहां पहुंच करके कैंपेन कर रहे हैं, जेपी नड्डा वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अति पिछड़ों को साध पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप विधानसभा का नतीजा देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि ज्यादातर जो विधायक हैं वो एनडीए के, मतलब जेडीयू और बीजेपी के। और जो बीमा भारती हैं उनका सारा गुस्सा लेसी सिंह के खिलाफ है। लेसी सिंह के सामने उनको तवज्जो कम दिया गया, इसलिए उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया। आज भी उन्होंने कहा है कि वो भी 5 बार से चुनाव जीत रही हैं, उनको क्यों मंत्री नहीं बनाया गया और धमदाहा से विधायक लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया। इसके पीछे की वजह क्या है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, हमने उसको विधायक बनाया, हमने उसको इस काबिल बनाया कि वो बोल सके। तो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। अब देखिए बीमा भारती कहां तक पहुंचती हैं। जो नीतीश कुमार पहुंचे हैं उनकी अति पिछड़ों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। क्या उनकी आवाज अति पिछड़ों में किस तरीके से सुनाई पड़ती है? क्या अति पिछड़े गोलबंद होते हैं? कुशवाहा समाज कैसे रिएक्ट करता है? क्योंकि एक बात और मत भूलिए, वो बात ये कि पास के ही लोकसभा में असुद्दीन ओवैसी भी घूम रहे हैं। और जब असुद्दीन ओवैसी घूमते हैं तो ध्रुवीकरण बड़ी तेजी से होता है। अगर ध्रुवीकरण होने लगा तो समझ लीजिए कि फिर से संतोष कुशवाहा को एज मिल जाएगा, ये दोनों लड़ते रह जाएंगे। संतोष कुशवाहा हल्के से निकल भी सकते हैं, लेकिन अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ, जिस तरीके से अभी तक होता नहीं दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर यह कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि पप्पू यादव को एज वहां पर साफ दिखाई पड़ रहा है। इसी से सवाल है, ओवैसी को लोग कहते हैं, लगातार मीडिया में भी चर्चा रहता है कि बी टीम बीजेपी की, लेकिन ओवैसी लगातार नरेंद्र मोदी पर आक्रामक हैं, बीजेपी पर आक्रामक हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार की पॉलिटिक्स में? क्या कहीं बीजेपी को इससे फायदा होगा जितना आक्रामक होंगे, या नुकसान होगा? देखिए, जहां तक असुद्दीन ओवैसी का सवाल है तो उनके उम्मीदवार किशनगंज से अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी वो 3 लाख के करीब वोट पाए थे, और उनके इस हद तक वोट पाने की वजह से हालत ये हुई थी कि किसी तरीके से जो जावेद हैं, प्रोफेसर जावेद, वो चुनाव जीत पाए थे। कहा यह जा रहा है कि किशनगंज में प्रोफेसर जावेद के खिलाफ माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि असुद्दीन ओवैसी सिर्फ मोदी को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने बिहार में इतने सालों तक शासन करके मुसलमानों की हकमारी की है, उनको वो नहीं दिया जिसके मुसलमान हकदार हैं। कल भी उन्होंने एक सवाल उठाया था कि तेजस्वी यादव नौकरी देने का खूब वाहवाही लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। उनसे पूछा जाना चाहिए कि 18% मुसलमान है, उसमें से कितने मुस्लिम्स को नौकरियां मिली है। जबकि अगर आप नीतीश कुमार के भाषणों को सुनेंगे तो नीतीश कुमार कहेंगे कि मदरसों के शिक्षकों का वेतनमान उन्होंने
सरकारी शिक्षक के आसपास ला दिया, उनके बराबर कर दिया। वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने की। मुसलमानों के लिए उन्होंने जिस हद तक काम किया है उतना 2005 से पहले यानी लालू प्रसाद ने कभी नहीं किया। इसलिए उनको मुसलमान का वोट मिलना चाहिए। जहां तक सवाल है अमित शाह के दौरे का, तो अमित शाह भी सीमांचल में पहुंचे थे। अमित शाह ने वहां पर सीएए की बात नहीं की, राम मंदिर की बात नहीं की। दरअसल अमित शाह समझ रहे थे कि कटिहार में जो सॉफ्ट मुस्लिम्स हैं, जो जेडीयू के तरफ थोड़ा सा अपना रुख नरम रखते हैं, हमें इस तरह की कोई बात नहीं करनी है जिससे कि सॉफ्ट मुस्लिम्स के भावनाओं को चोट पहुंचे। इसलिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अशफाक करीम कटिहार से आरजेडी से टिकट चाहते थे, आरजेडी ने उनको ना तो कटिहार से टिकट दिया और ना ही सुपौल से टिकट दिया। अब अशफाक करीम जेडीयू के पाले में आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि वो भी जबरदस्त तरीके से कटिहार में मेहनत कर रहे हैं और दुलाल चंद गोस्वामी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। कटिहार में ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर वाकई ध्रुवीकरण ठीक ढंग से हो जाता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा। लेकिन स्थिति सीमांचल की बेहद दिलचस्प दिखाई पड़ रही है। किशनगंज में चुनाव है, पूर्णिया में चुनाव है, कटिहार में चुनाव है, बांका में चुनाव है, भागलपुर में चुनाव है, लेकिन सबकी नजरें सबसे ज्यादा पूर्णिया पर टिकी हुई हैं। वजह यह है पप्पू यादव, क्योंकि पप्पू यादव ने शुरू से ही जिस तरीके से वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और उनका टिकट लालू यादव ने कटवा दिया, कांग्रेस का सिंबल लेने नहीं दिया, बीमा भारती को मैदान में उतार दिया और उसके बाद पप्पू यादव ने लालू परिवार को चुनौती देकर के मोर्चा थामे रखा। लोगों की सिंपैथी वहां जिस तरीके से मिल रही है, कहा तो यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव को गुप्त समर्थन खुद ओवैसी दे रहा है। ऐसे में इस बात में कितना दम है, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पूर्णिया में 7 लाख मुसलमानों की आबादी है। ओवैसी पप्पू यादव के खिलाफ तो कुछ नहीं बोले हैं अभी तक। इसलिए अगर तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, पर पप्पू यादव के खिलाफ नहीं बोलना, इसका मतलब है कि ओवैसी गुप्त समर्थन, परोक्ष समर्थन पप्पू यादव का कर रहे हैं और वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो पप्पू यादव का ओवैसी कितना समर्थन कर रहे हैं और कितना इसका फायदा चुनाव होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही मिलेगा। बाकी समस्तीपुर का जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों पर एक्शन लेते हैं या किसके पक्ष में या उनके पक्ष में प्रचार करने जाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।